किसी भी दो कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ को आपस में कंपेयर करने के लिए किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है? क्या एसिडिक स्ट्रेंथ Ka और pKa में कोई रिलेशन होता है? वेलकम टू हेलो ऑर्गेनिक। मैं अनुराग जोशी और इस टाइटल वीडियो को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि आप इस टॉपिक को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीख सकते हो या फिर मेरे साथ रिवाइज कर सकते हो। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे जिसके बेसिस पे किसी भी दो मॉलिक्यूल की एसिडिक स्ट्रेंथ को आपस में कंपेयर किया जा सकता है। अगर मान लीजिए मेरे पास एक RH का मॉलिक्यूल है, अगर RH का मॉलिक्यूल एसिड की तरह बिहेव करता है तो इस मॉलिक्यूल में यहाँ से H पॉजिटिव आयन रिलीज होते हैं और H पॉजिटिव आयन को रिलीज करने के लिए अब ये मॉलिक्यूल इस A एटम और H एटम के बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक करेगा कि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो A एटम पे शिफ्ट हो जाएं और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के कारण यहां से अब H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा और इस A एटम पर इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन आने के कारण नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाएगी। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है तो उसका जो नेगेटिव पार्ट यानी जो एनायन बनता है वो कंजुगेट बेस कहलाता है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था ये जो Ka है इसे हम एसिडिटी कांस्टेंट कहते हैं। एसिडिटी कांस्टेंट को हम डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं। अब अगर मान लो इस इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में मैं आपसे ये पूछूं कि अगर मुझे इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बनाना है तो इस इक्विलिब्रियम को मुझे फॉरवर्ड की तरफ मूव करना है या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है? तो इसका आंसर है कि अगर RH को स्ट्रॉन्ग एसिड बनाना है तो इस इक्विलिब्रियम में जो फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट है मुझे उसको इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि ये बॉन्ड जल्दी से जल्दी ब्रेक हो पाए, उतना ज़्यादा कंजुगेट बेस बने और उतना ज़्यादा उससे H पॉजिटिव आयन रिलीज हो ताकि Ka की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाए। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो एसिडिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो इस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितना ज़्यादा कंजुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ज़्यादा उस मॉलिक्यूल की एसिडिक नेचर यानी एसिडिटी होगी। प्रीवियस वीडियो में हमने दो तरह के रिलेशन और कंसिडर किए थे कि किसी कंपाउंड की जो एसिडिटी होती है वो Ka वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसके साथ एक रिलेशन हमने ये भी देखा था कि जो Ka होता है वो pKa के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी इस पूरे रिलेशन से अब मैं एक चीज़ ये कह सकता हूँ कि अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है उसकी एसिडिटी क्या होगी? उसकी एसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी, उससे Ka वैल्यू उसकी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, जबकि pK वैल्यू जो है वो उतनी कम हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए मैं इस R ग्रुप के रिस्पेक्ट में आपसे पूछूं कि मुझे इस कंजुगेट बेस को स्टेबल बनाना है तो मैं R ग्रुप क्या रखूं कि कंजुगेट बेस स्टेबल बन जाए? तो हमने GOC में एक चीज़ ये नोट करी है कि कहीं भी नेगेटिव चार्ज हो उसको ऑलमोस्ट सेम तरीके से स्टेबलाइज किया जाता है। जैसे इस कंजुगेट बेस में नेगेटिव चार्ज इस A एटम पे है। नेगेटिव चार्ज को जितना ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करते हैं, जितना ज़्यादा उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, वो चार्ज सभी जगह पे डिस्पर्स हो जाएगा। इस कारण से उसकी स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाती है। यानी कि अगर मान लीजिए इस कंजुगेट बेस में ये जो R ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो माइनस सिंबल वाला इफेक्ट शो करते हैं। यानी ये -I, -H या -M इफेक्ट शो करते हैं और ये क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉल कर लेंगे और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये विड्रॉल करेंगे इस A पर जो नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, चार्ज सभी जगह डिस्पर्स हो जाएगा और इस कंजुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि अगर मैंने R जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए हैं वो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, इस कारण से उसकी एसिडिक नेचर भी इंक्रीज हो रही है। बिल्कुल इसका उल्टा अगर मान लो R जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब ये वो ग्रुप होते हैं जो प्लस सिंबल वाला इफेक्ट शो करते हैं। यानी ये +I, +H और +M कैटेगरी के होते हैं और इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से होगा क्या, इलेक्ट्रॉन अब इस साइड मूव करेंगे। इससे इस A एटम पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी
और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने से अब इसमें रिपल्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, और रिपल्शन इंक्रीज होने से इसका जो नेट एनर्जी कंटेंट होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे और इसकी जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मान लो मैंने R जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रखे तो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई और उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाती है। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि जो AH बॉन्ड है, अगर मुझे इस कंपाउंड को स्ट्रॉन्ग एसिड बनाना है तो इस AH बॉन्ड को मुझे वीक बनाना पड़ेगा या स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा? तो इसका आंसर है ये A एटम और H एटम के बीच का जो बॉन्ड है जितना ज्यादा वीक होगा, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा कम होगी, उतना ही इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और उस कंपाउंड से उतने ही ज्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज होंगे। इसके साथ साथ जो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर है उस पर भी एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, और सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा इंक्रीज होता है उस मॉलिक्यूल की या उस कंपाउंड की एसिडिक नेचर भी इंक्रीज हो जाती है। अब यहां तक के डिस्कशन में तीन चीज मुझे यह समझ में आ गई कि स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होना जरूरी है, Ka वैल्यू ज्यादा होना जरूरी है, जबकि Pk वैल्यू कम होना जरूरी है, और बिल्कुल इसका उल्टा वीक एसिड के लिए हो जाएगा। अब हम बात करते हैं उन फैक्टर्स की जिसके बेसिस पे किन्हीं भी दो कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ को आपस में कंपेयर किया जा सकता है। किसी भी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले यह देखा जाता है कि उसमें H एटम किस एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, क्या वो एलिमेंट सेम है या फिर वो एलिमेंट डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे कंपाउंड की जिसमें H एटम डिफरेंट एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। जैसे मेरे पास यहाँ पे दो मॉलिक्यूल HA और HB है। अगर मुझे इन दोनों कंपाउंड की एसिडिटी को आपस में कंपेयर करना है तो सबसे पहले मैंने ये नोट करा कि इसमें H जो है A एटम से जुड़ा हुआ है और इसमें H B एटम से जुड़ा हुआ है, यानी कि इन दोनों में H पॉजिटिव डोनर एटम जो होगा वो डिफरेंट एटम A और B से जुड़ा हुआ है। अगर एटम मेरे पास डिफरेंट है यानी एलिमेंट मेरे पास डिफरेंट है, फिर मुझे ये देखना पड़ेगा वो पीरियोडिक टेबल में किस तरह से अरेंज है, क्या वो रो में अरेंज है या फिर वो कॉलम में अरेंज है। नंबर 1, अगर हमारे पास जो डोनर एटम है जिनसे H पॉजिटिव रिलीज होता है वो कॉलम के एलिमेंट हैं, तो ऐसी कंडीशन में साइज का फैक्टर जो होगा वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे डोमिनेट हो जाएगा, और साइज के बेस पे मुझे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पे मेरे पास 4 तरह के कंपाउंड दिए गए हैं जिसमें मुझे एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन करना है या कंपेयर करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन चारों से H पॉजिटिव को रिलीज करके इनके कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन कर लूंगा। कॉन्जुगेट बेस बनाने के बाद अगर मैं साइज की बात करूं तो यहाँ पे F का साइज 2p है, क्लोरीन का 3p, Br का साइज 4p है और I का साइज यहाँ पे 5p है। जैसा अभी मैंने मेंशन किया कि अगर हम कॉलम के एलिमेंट को आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो साइज का फैक्टर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर डोमिनेट होता है, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि I एटम का साइज बड़ा होने के कारण अब ये नेगेटिव चार्ज को आसानी से एकोमोडेट कर पाएगा। इसीलिए इन चारों में से ये जो I नेगेटिव होगा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और ये जो F नेगेटिव होगा इसका साइज सबसे कम होने के कारण इस सीरीज में F नेगेटिव लीस्ट स्टेबल बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इनका जो ओवरऑल ऑर्डर है उसमें I नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल और F नेगेटिव सबसे कम स्टेबल होगा। अब बात करते हैं इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की। जैसा अभी हमने मेंशन करा है कि कंपाउंड में जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी है। यहाँ पे I नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब जो HI होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और यहाँ पे F नेगेटिव सबसे लीस्ट स्टेबल है, इसका मतलब जो HF की एसिडिक स्ट्रेंथ होगी इस सीरीज में सबसे कम हो जाएगी। या मैं ओवरऑल ऑर्डर की बात करूं तो 4th नंबर सबसे ज्यादा एसिडिक, देन 3rd, 2nd और लीस्ट बन जाएगा इसमें 1 नंबर। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसकी K वैल्यू क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, यानी K का ऑर्डर भी बिल्कुल सेम आएगा। वो ऑर्डर बन जाएगा 4, 3, 2, 1, यानी 4th कंपाउंड की K वैल्यू सबसे ज्यादा और फर्स्ट कंपाउंड की K वैल्यू उतनी कम। अगर K के रिस्पेक्ट में अब मैं P की वैल्यू की बात करूं तो K और P के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। इसका मतलब ये हो गया P की वैल्यू जो होगी उसका ऑर्डर जो है कुछ इस तरह से बन जाएगा
कि फर्स्ट कंपाउंड की pK वैल्यू सबसे ज्यादा और फोर्थ कंपाउंड की pK वैल्यू सबसे कम होगी। अब इस पूरे ऑर्डर को मैं एक बॉन्ड लेंथ के बेस पे भी एक्सप्लेन कर सकता हूं। जैसे अगर मान लीजिए मैं इनके बॉन्ड की बात करूं तो इसमें यहाँ पे 1s और 2p के बीच का बॉन्ड है, इसमें 1s और 3p के बीच में है, यहाँ 1s और 4p का, और ये 1s और 5p का बॉन्ड। तो इनमें से सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा है? इनमें से सबसे बड़ा बॉन्ड है HI का और सबसे छोटा बॉन्ड है वो है HF का। तो बड़े बॉन्ड को तोड़ना आसान है या छोटे बॉन्ड को? तो इसका आंसर ये है बड़े बॉन्ड को तोड़ना आसान है, इसलिए आसानी से HI को ब्रेक किया जा सकता है और HI का मॉलिक्यूल आसानी से H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा, और इसी कारण से इस सीरीज में HI विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड और HF जो होगा वो इस सीरीज का वीक एसिड बन जाएगा। कंडीशन नंबर सेकंड, अब एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि मॉलिक्यूल के जो डोनर एटम है वो सेम रो के हों। जैसे एग्जांपल नंबर सेकंड, यहाँ पे मेरे पास 4 तरह के कंपाउंड दिए गए हैं जिसमें डोनर एटम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है। यानी कि यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और F एटम के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये सारे एटम एक रो के होने के कारण अब मुझे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेसिस पे इनकी एसिडिक नेचर को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन चारों कंपाउंड से H पॉजिटिव को रिलीज करके इनके कॉन्जुगेट बेस बना लूंगा। जैसे इस CH4 में से अगर मैं H पॉजिटिव को रिलीज करूंगा तो मेरे पास यहाँ CH3 नेगेटिव बन जाएगा, इससे बन जाएगा NH2 नेगेटिव, इससे बनेगा OH नेगेटिव और इससे बन जाएगा F नेगेटिव। यह तो करेक्ट है। अभी जैसे मैंने मेंशन करा कि अगर आप रो के एलिमेंट को आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होगी वो साइज पे डोमिनेंट हो जाएगी। चूंकि इस सीरीज में अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं तो यहाँ पे साइज जो होगा डिक्रीज होने के कारण इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होने के कारण अब इनमें से अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा वो F नेगेटिव होगा, और सबसे कम स्टेबल जो होगा वो CH3 नेगेटिव होगा। अगर F नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है या कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है तो उसका जो एसिड होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो अगर मैं एसिड के इस ऑर्डर की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें HF होगा, फिर इसमें वाटर होगा, देन इसमें अमोनिया, और सबसे लीस्ट जो होगा इसमें CH4 बन जाएगा। और अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसकी K वैल्यू क्या होगी? K वैल्यू ज्यादा होगी, यानी K वैल्यू का ऑर्डर भी सेम वही आएगा जो उसकी एसिडिक नेचर का है। और pK वैल्यू का क्या होगा? pK वैल्यू का ऑर्डर K वैल्यू के बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, यानी इसमें 1 की pK वैल्यू सबसे ज्यादा होगी और 4th नंबर की pK वैल्यू सबसे कम हो जाएगी। कैटेगरी नंबर सेकंड, अब मान लीजिए हम किसी ऐसे मॉलिक्यूल को कंपेयर कर रहे हैं जिनके डोनर एटम सेम एलिमेंट है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हमको ये देखना है कि मॉलिक्यूल चार्ज है या अनचार्ज है। जैसे अगर मान लीजिए कहीं भी आप चार्ज और अनचार्ज मॉलिक्यूल को आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो हमेशा चार्ज मॉलिक्यूल की जो एसिडिक नेचर होगी वो अनचार्ज से ज़्यादा होगी, और चार्ज मॉलिक्यूल की एसिडिक नेचर ज़्यादा होने के कारण उसकी K वैल्यू भी ज़्यादा होगी, जबकि pK वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, यहाँ पे मेरे पास 2 मॉलिक्यूल है जिसमें से एक न्यूट्रल है, दूसरा मेरे पास चार्ज मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब ये हुआ चार्ज मॉलिक्यूल की एसिडिक नेचर ज़्यादा होगी और इसी की ही K वैल्यू ज़्यादा होगी, जबकि pK वैल्यू जो है वो वाटर की ज़्यादा होगी। इसी तरह से अगर मैं इन दोनों मॉलिक्यूल को आपस में कंपेयर करूं तो ये मेरे पास न्यूट्रल है और ये मेरे पास चार्ज है। इस कारण से इसमें जो एसिडिक नेचर होगी वो इसकी ज़्यादा हो जाएगी, K वैल्यू अगेन इसकी ज़्यादा होगी, जबकि pK वैल्यू जो है वो अमोनिया की ज़्यादा हो जाएगी। अब मान लीजिए इस अमोनियम आयन के यहाँ से इस H को रिप्लेस करके हम R ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो R ग्रुप के कारण इसके एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या इंपैक्ट डेवलप होता है उसको अब समझते हैं। यहाँ पे जो R ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है। अगर मान लीजिए R ग्रुप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये ग्रुप क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड विड्रॉल करेगा, जिससे इस पॉजिटिव आयन की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी,
क्योंकि जीओसी में किसी भी पॉजिटिव चार्ज से जब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल किया जाता है तो उसमें और ज़्यादा डेफिशिएंसी जनरेट हो जाती है। और जैसे ही नाइट्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन यहाँ से विड्रॉल होंगे, अब ये नाइट्रोजन एटम इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करेगा और यहाँ सभी से इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस नाइट्रोजन की साइड मूव होंगे, जिससे ये जो NH बॉन्ड होगा ये वीक हो जाएगा और वीक होने से आसानी से ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही NH बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से H पॉजिटिव आयन रिलीज हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लिए तो इससे एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाएगी, जिससे इसकी Ka वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और अगर K वैल्यू इंक्रीज होगी तो इसकी pKa वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल इसका उल्टा, अगर मैंने यहाँ पे R ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया तो अगर R ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन को इस साइड डोनेट करेंगे और जैसे इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव करेंगे इस पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी और इस कारण से इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और अब ये आसानी से NH बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगा। और अगर ये NH बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगा तो आसानी से H पॉजिटिव आयन को रिलीज नहीं करेगा। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण अब इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, जिससे Ka वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और pK वैल्यू इसकी इंक्रीज हो जाएगी। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 से आसानी से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में मेरे पास दो तरह के कैटायन दिए गए हैं। अगर मैं इन दोनों कैटायन को आपस में कंपेयर करूं तो इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है जबकि इसमें यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर इस ग्रुप की बात करें तो जीओसी के वीडियो में हमने देखा था कि ऐसा जो ग्रुप होता है ये -I इफेक्ट शो करता है। अगर इथाइल ग्रुप के इफेक्ट की बात करें तो इथाइल ग्रुप इसमें +I इफेक्ट शो करता है। इसका मतलब ये है ये जो ग्रुप होगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करेगा, जिससे इस कैटायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और इसका NH बॉन्ड जो होगा वीक हो जाएगा। और NH बॉन्ड के वीक होने के कारण अब ये मॉलिक्यूल आसानी से H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर देगा। यानी कि इन दोनों कैटायन में से जो फर्स्ट नंबर होगा यानी ये वाला ज़्यादा अच्छा एसिडिक होगा और इसी कारण से इसकी Ka वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर pKa वैल्यू की बात करें तो pK वैल्यू इसकी ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल नंबर 5, इस एग्जाम्पल में अगर मैं इन दोनों कंपाउंड को आपस में कंपेयर करूं तो इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है और यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन रिंग जुड़ी हुई है। अगर इस हाइलाइटेड कार्बन की बात करें तो इसका यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो यहाँ पे इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इसी तरह यहाँ पे इस हाइलाइटेड कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसके बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा विड्रॉल करेगा और इस कारण से इसका NH बॉन्ड वीक हो जाएगा, आसानी से ब्रेक हो जाएगा और इन दोनों में से जो ये कंपाउंड होगा ये स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा और स्ट्रॉन्ग एसिड बनने के कारण इसी कंपाउंड की Ka वैल्यू ज़्यादा होगी। जबकि अगर pK वैल्यू की बात करें तो pK वैल्यू इसकी ज़्यादा होगी। अब सेकेंड नंबर का इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है हाइब्रिडाइजेशन या ऑर्बिटल साइज। किसी भी एटम के बीच में 3 तरह के बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है। उनके बीच में या तो सिंगल बॉन्ड बन सकता है या डबल बन सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। सिंगल बॉन्ड की अगर बात करें तो सिंगल बॉन्ड जो होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, डबल sp2 हाइब्रिडाइज होता है और जो ट्रिपल होता है वो sp हाइब्रिडाइज होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने दो चीजें देखी थी कि जो परसेंटेज एस करेक्टर होते हैं वो सबसे ज्यादा sp हाइब्रिडाइज में होते हैं और उसके बाद sp2 और सबसे कम होते हैं sp3 में। और परसेंटेज एस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी जिस कंपाउंड में जितने ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होंगे उसकी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी। इसका मतलब इन तीनों में से sp में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी जबकि sp3 की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम होगी। एग्जाम्पल नंबर 6, यहाँ पे मेरे पास 3 मॉलिक्यूल दिए गए हैं और इनमें मुझको जो हाइलाइटेड कार्बन है उसके हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन तीनों में से उस हाइलाइटेड कार्बन से H को रिमूव करके इनके कॉन्जुगेट बेस को बना लूंगा। जैसे पहले का कॉन्जुगेट बेस जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा और सेकंड का कंजुगेट बेस बन जाएगा इस तरह से और थर्ड का बनेगा कुछ इस तरह से। यह तो करेक्ट है। अगर मैं अब इनके एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करूं तो मुझे सबसे पहले इनमें ये देखना पड़ेगा ये नेगेटिव वाला कार्बन जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये sp हाइब्रिडाइज है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है जबकि सिंगल बॉन्ड होने के कारण sp3 हाइब्रिडाइज है।
परसेंटेज एस करेक्टर किसके ज़्यादा है? अभी हमने मेंशन किया था कि जो परसेंटेज एस करेक्टर हैं वो sp हाइब्रिडाइज के सबसे ज़्यादा होंगे, यानी ये जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन होगा इस नेगेटिव चार्ज को आसानी से होल्ड कर पाएगा, क्योंकि इसके परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होने से इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। यानी कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा क्योंकि इसके परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज़्यादा है। और सबसे लीस्ट स्टेबल ये होगा क्योंकि इसके परसेंटेज एस करेक्टर कम है और इसके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी कम है। इस कारण से ये कार्बन नेगेटिव चार्ज को इन दोनों के कंपैरिजन में आसानी से होल्ड नहीं कर पाएगा। या मैं ऐसा कह सकता हूं, इनमें जो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से आएगा कि फर्स्ट का कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबल है और थर्ड का कॉन्जुगेट बेस लीस्ट स्टेबल है। चूंकि फर्स्ट का कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है और इसकी एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या आएगा? एसिडिटी का ऑर्डर हमारे पास आएगा 1, देन सेकंड और लीस्ट बन जाएगा इसमें थर्ड नंबर। और के का ऑर्डर क्या होगा? के का ऑर्डर वही होगा जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, तो इसका ऑर्डर भी कुछ इस तरह से बन जाएगा। और पीके का ऑर्डर के ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो ये ऑर्डर कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। यहाँ तक करेक्ट है। एग्जाम्पल नंबर 7। अब यहाँ पे मेरे पास दो तरह के कंपाउंड दिए गए हैं। अगर मैं इन दोनों कंपाउंड को आपस में कंपेयर करूं तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है जबकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है और इसमें ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है। अब sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण इसके परसेंटेज एस करेक्टर जो है वो ज़्यादा है और ज़्यादा होने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। अभी क्या करेगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉल करेगा, जिससे ये OH बॉन्ड है क्या होगा? ये वीक हो जाएगा और आसानी से H पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। यानी कि इन दोनों में से जो फर्स्ट वन होगा ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और इसकी Ka वैल्यू भी ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल नंबर 8। यहाँ पे मेरे पास दो तरह के मॉलिक्यूल दिए गए हैं। अगर मैं इसमें हाइलाइटेड कार्बन के इस हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ को आपस में कंपेयर करूं तो सबसे पहले यहाँ से H पॉजिटिव को रिलीज करके इनके कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन कर लेंगे। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो एक कार्बन डबल बॉन्डेड होने के कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। इसी तरह से ये कार्बन जो होगा वो ट्रिपल बॉन्डेड होने के कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा sp। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ज्यादा स्टेबल ये होगा क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज होने के कारण परसेंटेज एस करेक्टर इसके ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा है और ये आसानी से ये कार्बन नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर पाएगा। अगर कंजुगेट बेस ये स्टेबल है तो इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ज्यादा एसिडिक ये बन जाएगा, यानी एसिडिटी का ऑर्डर आएगा सेकंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा फर्स्ट से। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से किसकी Ka वैल्यू ज्यादा होगी, तो Ka वैल्यू उसकी ज्यादा होगी जो स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि Ka का ऑर्डर आ जाएगा सेकंड की वैल्यू फर्स्ट से ज्यादा हो जाएगी। और सपोज ऐसा पूछ लिया जाता Pk वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, तो Pk वैल्यू जो है वो Ka वैल्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो इसमें Pk वैल्यू के रिस्पेक्ट में A जो होगा वो सेकंड से ज्यादा डोमिनेंट होगा, ज्यादा उसकी वैल्यू होगी। तीसरे नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रेजोनेंस यानी मेसोमेरिक इफेक्ट। अब मान लीजिए मेरे पास RH का मॉलिक्यूल है जो एसिड की तरह बिहेव करता है। तो अभी हमने देखा था कि RH का मॉलिक्यूल H पॉजिटिव को रिलीज करके कंजुगेट बेस की फॉर्मेशन करता है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे जो R ग्रुप जुड़ा हुआ है वो मेसोमेरिक इफेक्ट को शो करता है, यानी R ग्रुप जो है वो मेसोमेरिक ग्रुप है, या तो -M इफेक्ट का हो सकता है या फिर +M इफेक्ट का हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हमको ये देखना है कि ये ग्रुप जो है इस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं या फिर डिक्रीज कर रहे हैं। जैसा अभी हमने मेंशन किया था, कहीं भी नेगेटिव चार्ज हो तो उससे अगर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल किया जाता है तो वो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाता है, और -M वो ग्रुप होते हैं जो कंजुगेशन के थ्रू नेगेटिव चार्ज को विड्रॉल करते हैं, जबकि +M जो होते हैं वो ग्रुप होते हैं जो कंजुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। इसका मतलब ये है अगर मैंने यहाँ पे R ग्रुप जो है वो -M रख लिया तो कंजुगेशन के थ्रू इस नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देंगे,
इस कारण से ये क्या करेंगे, इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे अपने मेंशन कर दिया कि -m जो ग्रुप होंगे कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, जबकि +m ग्रुप जो होंगे वो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देंगे। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि -m ग्रुप रखने से उस एसिड की एसिडिक नेचर बढ़ेगी या उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, और +m के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। अगर Ka के रिस्पेक्ट में बात करें तो -m ग्रुप जो होंगे वो Ka वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, जबकि +m जो है Ka वैल्यू को डिक्रीज करेंगे। और बिल्कुल इसका रिवर्स, Ka वैल्यू और Pk वैल्यू एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, यानी -m जो होगा वो Pka को डिक्रीज कर देगा, जबकि +m जो होगा Pka वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। एग्जाम्पल नंबर 9, यहाँ पे मेरे पास दो मॉलिक्यूल मेथनॉल और फिनॉल दिए गए हैं। अगर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो सबसे पहले मुझे इनके कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन करनी है। तो दोनों में मैं H पॉजिटिव को रिलीज करके इस तरह से इनके कॉन्जुगेट बेस को ड्रॉ कर लूंगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें ये O नेगेटिव जो है वो sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जबकि इसमें O नेगेटिव यहाँ पे sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर इन दोनों के रिस्पेक्ट में मैं बात करूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, क्योंकि कंजुगेशन की वीडियो में हमने देखा था कि नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड अगर सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है तो ऐसा सिस्टम कंजुगेटेड सिस्टम होगा। या अपने ऐसा मेंशन कर सकते हैं कि इसका नेगेटिव चार्ज जो है वो लोकलाइज है, हमेशा इस ऑक्सीजन पर ही रहने वाला है, जबकि ये नेगेटिव चार्ज जो है इस तरह से बेंजीन रिंग में माइग्रेट कर सकता है, यानी कि ये चार्ज जो है वो डीलोकलाइज है। और चार्ज जितना ज्यादा डिस्पर्स होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। इसका मतलब इन दोनों में से इसमें कंजुगेशन होने के कारण या डीलोकलाइजेशन होने के कारण अब ये जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, और ये कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होने के कारण फिनोल जो होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा एज कंपेयर टू मेथनॉल, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ में सेकंड जो होगा फर्स्ट से ग्रेटर हो जाएगा, Ka वैल्यू में भी सेकंड जो होगा फर्स्ट से ग्रेटर हो जाएगा, जबकि Pk वैल्यू में सेकंड की Pk वैल्यू कम होगी, फर्स्ट की Pk वैल्यू ज्यादा होगी। एग्जांपल नंबर 10, यहाँ पे मेरे पास दो तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड दिए गए हैं। इन दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे H एटम जुड़ा हुआ है और यहाँ पे मेरे पास बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। अगर इन दोनों के कॉन्जुगेट बेस की बात करें तो यहाँ से H पॉजिटिव आयन को रिलीज करके मैं आसानी से इनके कॉन्जुगेट बेस को ड्रॉ कर सकता हूँ। अब इन दोनों कॉन्जुगेट बेस में एक चीज कॉमन है, वो है इस कार्बोक्सिलेट ग्रुप की दो इक्विवेलेंट RS। अगर इनको मैं आपस में कॉमन होने के कारण इन दोनों को कंसिडर नहीं करूं, अब मुझे इसमें यहाँ पे H दिख रहा है और यहाँ पे मुझे फिनाइल ग्रुप दिख रहा है। अगर इस मॉलिक्यूल को देखें तो इसमें क्रॉस कंजुगेशन है। क्रॉस कंजुगेशन की वीडियो में हमने देखा था कि इस मॉलिक्यूल में ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरह से इस C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ माइग्रेट कर सकता है, ये कंजुगेशन शो कर सकता है। इसी तरह से ये जो फिनाइल का ये जो पाई बॉन्ड है ये इसके C के साथ इस तरह से कंजुगेशन कर सकता है, जबकि इसमें केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये चार्ज इस तरह से इसमें कंजुगेशन करे, यानी इसमें कंजुगेशन है जबकि इसमें दो कंजुगेशन सिस्टम, एक ये सिस्टम और ये एक सिस्टम आपस में क्रॉस कर रहे हैं, यानी इसमें क्रॉस कंजुगेशन है। तो अगर इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो किस में ये चार्ज आसानी से डिस्पर्स होगा? ये चार्ज आसानी से इसमें डिस्पर्स होगा क्योंकि इसमें केवल एक ही इफेक्ट लग रहा है कि नेगेटिव चार्ज इसमें इस तरह से माइग्रेट कर रहा है, जबकि इसका नेगेटिव चार्ज अब इफेक्टिवली माइग्रेट नहीं होगा क्योंकि इसमें एक कंजुगेशन यहां शो हो रहा है, दूसरा कंजुगेशन इसमें यहां शो हो रहा है। इस कारण से अगर इन दोनों की मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल ये होगा, और इसके ज्यादा स्टेबल होने के कारण इन दोनों में से अगर मैं एसिडिक नेचर की बात करूं तो फॉर्मिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो इस बेंजोइक एसिड से ज्यादा आ जाएगी, यानी कि मैं यहां पे लिख सकता हूं कि सेकंड जो होगा स्ट्रॉन्गर एसिड देन फर्स्ट। के किसकी ज्यादा होगी? जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसकी के वैल्यू ज्यादा होगी, यानी सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट। पीके वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? जो वीक एसिड है
उसकी pK वैल्यू जो है वो ज़्यादा आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 11, इसी तरह से मैं इस एग्जाम्पल में भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के बेस पे इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकता हूँ। अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले यहाँ से H पॉजिटिव आयन को रिलीज करके इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस को ड्रॉ कर लेना है। अगर मैं इसको देखूं तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इससे टोटल 3 इक्विवेलेंट आरएस की फॉर्मेशन हो सकती है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज जो है इस तरह से इस O के साथ भी कंजुगेशन में है और ये नेगेटिव चार्ज इस तरह से इस O के साथ भी कंजुगेशन में है। यानी इससे टोटल जो है 3 इक्विवेलेंट आरएस की फॉर्मेशन होगी। और इसी तरह से इस कार्बोक्सिलेट आयन के थ्रू टोटल जो है 2 इक्विवेलेंट आरएस की फॉर्मेशन होगी। और आरएस के वीडियो की स्टेबिलिटी में हमने देखा था, अगर इक्विवेलेंट आरएस का कंपैरिजन इक्विवेलेंट आरएस के साथ हो रहा है तो जिसमें जितने ज़्यादा इक्विवेलेंट आरएस बनेंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो इन दोनों में से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और जिस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसका एसिड क्या बन जाएगा, उसका एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसी कारण से जो सल्फोनिक एसिड होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा होती है, या मैं ऐसा कह लूँ सल्फोनिक एसिड की Ka वैल्यू कार्बोक्सिलिक एसिड की Ka वैल्यू से ज़्यादा होगी। बिल्कुल इसका उल्टा, कार्बोक्सिलिक एसिड की Pk वैल्यू सल्फोनिक एसिड से ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह से नॉन इक्विवेलेंट आरएस और इक्विवेलेंट आरएस को आपस में कंपेयर करके भी हम एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 12 में मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल का मॉलिक्यूल दिया गया है। तो सबसे पहले इन दोनों के यहाँ से H पॉजिटिव आयन को रिलीज करके मैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस को ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव होंगे और इससे टोटल 2 इक्विवेलेंट आरएस की फॉर्मेशन होगी। और अगर मैं फिनोल से H निकलने के बाद ये जो फिनोक्साइड का मॉलिक्यूल है इसकी बात करूं तो इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से मूव होंगे, इससे टोटल 4 नॉन इक्विवेलेंट आरएस की फॉर्मेशन होगी। अब ये इक्विवेलेंट आरएस क्यों है और ये नॉन इक्विवेलेंट आरएस क्यों है, इसको हम डिटेल में प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुके हैं। या मैं यहाँ पे ब्रीफिंग करूं तो इसमें इस O नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन इस तरह से शिफ्ट होने के बाद इस O पे अगेन नेगेटिव चार्ज बनता है, यानी कि इसमें O नेगेटिव से अगेन यू विल गेट O नेगेटिव। जबकि इस वाले केस में इस O नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन जब इस तरह से मूव होंगे तो बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन होती है, यानी बेंजीन के इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है। यानी इस केस में हमको O नेगेटिव से C नेगेटिव की फॉर्मेशन होती है। इसलिए ये जो होगा वो इक्विवेलेंट आरएस होगी और ये जो होंगी ये नॉन इक्विवेलेंट आरएस होंगी। और कभी भी इक्विवेलेंट आरएस और नॉन इक्विवेलेंट आरएस को आपस में स्टेबिलिटी का कंपैरिजन किया जाता है तो नंबर से डिसाइड नहीं किया जाता। हमेशा इसमें इक्विवेलेंट आरएस जो होती हैं वो नॉन इक्विवेलेंट से ज़्यादा स्टेबल होती हैं, भले ही उनकी टोटल संख्या टोटल नंबर कम हो। तो इन दोनों में से जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो ये कॉन्जुगेट बेस होगा। और इसी कारण से फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। इसी कारण से कार्बोक्सिलिक एसिड की जो Ka वैल्यू है वो फिनोल से ज़्यादा होगी, या बिल्कुल इसका रिवर्स, फिनोल की Pk वैल्यू जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल नंबर 13, इस एग्जाम्पल में मेरे पास एक ही मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम की मार्किंग यही है। अगर इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो मुझे सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ से H को रिमूव करके इनके कॉरस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेस को बना लेना है। अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी की बात करूं तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसमें कुछ इस तरह से इस कीटो ग्रुप के साथ माइग्रेट कर सकता है, जबकि इसमें ये नेगेटिव चार्ज जो है इस तरह से दोनों कीटो ग्रुप के साथ माइग्रेट कर सकता है। यानी ये नेगेटिव चार्ज दोनों कीटो ग्रुप में जाने के कारण अब मैं कह सकता हूं कि इस नेगेटिव चार्ज में ज़्यादा कंजुगेशन प्रेजेंट है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इस कीटो के साथ भी कंजुगेशन में है और ये नेगेटिव चार्ज इस कीटो ग्रुप के साथ भी कंजुगेशन में है। तो इसमें कंजुगेशन ज़्यादा होने के कारण अब इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ज़्यादा स्टेबल वो होगा जिसमें कंजुगेशन ज़्यादा है। इसलिए इन दोनों में से जो B का कंजुगेट बेस है उसकी स्टेबिलिटी A से ज़्यादा आ जाएगी। और अगर B का कंजुगेट बेस स्टेबल है तो इन दोनों हाइड्रोजन में से ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, इसका कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है। इसी कारण से जो B का H होगा वो A के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा एसिड है और B का ही Ka वैल्यू ज़्यादा होगी।
जबकि पी की वैल्यू जो है वो ए की ज़्यादा हो जाएगी। करेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 14, मैं बैक बॉन्डिंग को भी यूज करके इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन कर सकता हूं। जैसे मेरे पास अगर इस टाइप के दो मॉलिक्यूल हैं जिसमें मुझे ये मार्किंग वाले हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, तो सबसे पहले इनको रिमूव करके इनके कॉरस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेस को बना लूंगा। अगर मैं इस कंजुगेट बेस की बात करूं तो इसमें ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण स्टेबलाइज हो रहा है, यानी इसमें ऑक्सीजन का माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है। जबकि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें ये नेगेटिव चार्ज सल्फर के माइनस आई के साथ साथ इसके खाली ऑर्बिटल में इस तरह से मूव करने के कारण माइनस एम इफेक्ट से भी स्टेबलाइज हो रहा है। यानी इसमें नेगेटिव चार्ज दो इफेक्ट, सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का माइनस आई और सल्फर के एम्प्टी ऑर्बिटल का माइनस एम, दो इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा है। जबकि ऑक्सीजन एटम में एम्प्टी ऑर्बिटल ना होने के कारण ये नेगेटिव चार्ज केवल माइनस आई से स्टेबलाइज हो रहा है, यानी इसमें माइनस एम इफेक्ट एब्सेंट है। तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? दोनों में से ज्यादा स्टेबल वो है जिसमें जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉल हो रहे हैं, यानी इसमें माइनस आई और माइनस एम के कारण इन दोनों में से ये कंजुगेट बेस जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसी कारण से अगर मैं इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो ये अच्छा एसिड बन जाएगा, यानी सेकेंड नंबर का कंपाउंड जो है वो फर्स्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी कारण से सेकेंड नंबर कंपाउंड की फर्स्ट से ज्यादा के वैल्यू है। बिल्कुल इसका उल्टा फर्स्ट नंबर कंपाउंड की पी के वैल्यू सेकेंड से ज्यादा है। एग्जाम्पल नंबर 15, इस एग्जाम्पल में मेरे पास टोटल 3 फिनोल दिए गए हैं। इन तीनों फिनोल में सबसे पहले यहां से H पॉजिटिव को रिलीज करके इनके कंजुगेट बेस बना ले रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि कहीं भी बेंजीन के अंदर नेगेटिव चार्ज माइग्रेट करता है तो ये नेगेटिव चार्ज उसकी 3 पोजीशन, 2 ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पे माइग्रेट करता है। ऐसा ही चार्ज जो है इन तीनों में 2 ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पे माइग्रेट करता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये नेगेटिव चार्ज जब इस कार्बन पे आता है तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है अपना एक्स्ट्रा माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप का जो पाई बॉन्ड है वो इस नेगेटिव चार्ज के साथ एक सिंगल बॉन्ड यानी एक सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड होने के कारण ये कंडीशन क्या बनेगी? ये कंजुगेशन की कंडीशन होगी, यानी नाइट्रो ग्रुप इसमें इस नेगेटिव चार्ज को माइनस एम से इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देगा। जबकि इसमें क्या होगा, जब नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा, अब ये मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, अपने प्लस आई और प्लस एच के कारण इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। जबकि नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा था, नाइट्रो ग्रुप स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा था। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें केवल बेंजीन ही है, कोई भी एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं है, तो इसकी जो स्टेबिलिटी होगी इन दोनों की स्टेबिलिटी का इंटरमीडिएट होगी। तो तीनों की स्टेबिलिटी की ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल सेकंड नंबर का जो कंपाउंड होगा उसके कंजुगेट बेस की होगी, फिर फर्स्ट नंबर का आएगा और सबसे लीस्ट स्टेबल जो है वो थर्ड नंबर बन जाएगा। अगर एसिडिक नेचर या एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो यही ऑर्डर जो होगा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का होगा और सेम यही ऑर्डर इसकी के वैल्यू का होगा। यहां तक करेक्ट है। इसी तरह से इंडक्टिव इफेक्ट भी एसिडिक स्ट्रेंथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अब मान लीजिए मेरे पास एक RH का मॉलिक्यूल है जिसमें H पॉजिटिव रिलीज होने के बाद कंजुगेट बेस की फॉर्मेशन हो रही है। अगर मैं R ग्रुप के रिस्पेक्ट में बात करूं और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को कंसिडर करूं तो यहां पे R ग्रुप 2 टाइप का हो सकता है, या तो वो प्लस आई कैटेगरी का हो सकता है या फिर माइनस आई कैटेगरी का हो सकता है। अगर माइनस आई ग्रुप रखा हुआ है तो जैसा अभी हमने मेंशन किया था कि नेगेटिव चार्ज से जब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल किया जाता है तो किसी भी तरह के नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे R जो है माइनस आई ग्रुप रख लिया तो वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करने के कारण इस नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देगा, जिससे इस कंजुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने मेंशन किया है कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। और जब एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो उसकी के वैल्यू क्या हो जाएगी, के वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, जबकि पी के वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब बिल्कुल इसका उल्टा जब हम R ग्रुप प्लस आई वाले रखेंगे, अगर मैंने R यहाँ पे प्लस आई वाले ग्रुप रखे तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को इस तरह से डोनेट करेंगे
और इस A पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने से रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगा, जिससे इसके नेट एनर्जी कंटेंट बढ़ने से इसकी स्टेबिलिटी जो है डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि प्लस आई वाले क्या करेंगे, इस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे, जिससे एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, Ka वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, जबकि Pk वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 16, यहाँ पे मेरे पास दो मॉलिक्यूल दिए गए हैं, इन दोनों में यहाँ से H पॉजिटिव को रिलीज करके यहाँ पे हम कंजुगेट बेस ड्रॉ कर लेते हैं। इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, यहाँ पे Cl एटम प्रेजेंट है जबकि यहाँ पे Cl एटम एब्सेंट है। दोनों में कॉमन चीज क्या है? दोनों में कॉमन चीज ये है, इस O एटम के पास ये जो कार्बन है, ये कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, और sp3 हाइब्रिडाइज होने के कारण मैं कह सकता हूं कि दोनों में ये नेगेटिव चार्ज जो है वो हमेशा ऑक्सीजन पे ही रहने वाला है। यानी ये जो चार्ज है दोनों में ही लोकलाइज चार्ज है। अगर ये दोनों में ही लोकलाइज चार्ज है, इसका मतलब अब मुझे मेसोमेरिक के अलावा कोई और इफेक्ट कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे Cl एटम प्रेजेंट है और ये Cl एटम इस नेगेटिव चार्ज से 3 सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है। यानी Cl का जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो भी इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि ये कंजुगेशन की कंडीशन है ही नहीं। इस कारण से अब मुझे Cl की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कंसिडर करनी पड़ेगी, और मैं कह सकता हूं कि Cl की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ विड्रॉल करेगा और -I इफेक्ट को शो करेगा। इसलिए इन दोनों में से इस फर्स्ट कंपाउंड का जो कंजुगेट बेस है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसीलिए फर्स्ट कंपाउंड की एसिडिक नेचर ज्यादा होगी, फर्स्ट कंपाउंड की K वैल्यू ज्यादा होगी, जबकि सेकेंड कंपाउंड की Pk वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 19 नंबर एग्जाम्पल में सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ CF3 ग्रुप, यहाँ Cn ग्रुप और यहाँ पे CH3 ग्रुप है। सबसे पहले इन तीनों के H को रिमूव करके हम कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन कर लेंगे। अब ये जो ग्रुप इसके साथ लगे हैं, इसके इंडिविजुअल इफेक्ट को नोट करेंगे। जैसे यहाँ CF3 जो है वो -I कैटेगरी का है, Cn भी -I कैटेगरी का है, जबकि CH3 +I कैटेगरी का है। यहाँ पे मेरे पास दो तरह के -I ग्रुप आ गए, तो इनको अब मैं आपस में कंपेयर करूंगा, और हमने देखा है कि जो CF3 ग्रुप है इसकी -I जो प्रायोरिटी होती है या जो इफेक्टिवनेस होती है वो इस Cn से ज़्यादा होती है। अब इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल इस नेगेटिव चार्ज को कौन करेगा? जिसका -I सबसे ज़्यादा है, यानी इसमें कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा आएगी फर्स्ट की, देन सेकेंड की, और थर्ड की बन जाएगी सबसे कम। अब थर्ड की सबसे कम क्यों बनी? क्योंकि यहाँ पे +I है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा, और इसी पैटर्न में इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ आएगी। यानी फर्स्ट कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, देन सेकेंड, देन थर्ड, और ये जो ऑर्डर है ये सेम ऑर्डर Ka वैल्यू का आएगा। यानी फर्स्ट कंपाउंड की Ka वैल्यू सबसे ज्यादा होगी और थर्ड कंपाउंड की Ka वैल्यू सबसे कम होगी। Pk ऑर्डर इसका बिल्कुल एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएगा, यानी तीसरे की Pk वैल्यू सबसे ज्यादा और फर्स्ट की Pk वैल्यू सबसे कम होगी। करेक्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 5, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी भी एसिडिक स्ट्रेंथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हक्कल के रूल्स में हमने देखा था कि अगर मैं कंपाउंड की एरोमेटिसिटी के बेस पे बात करूं तो 3 तरह के कंपाउंड पॉसिबल हो सकते हैं: एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। और उस वीडियो में हमने इन तीनों कंपाउंड के बेसिक कैरेक्टर के साथ साथ इनकी स्टेबिलिटी की भी बात करी थी। अगर मैं इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर को देखूं तो एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, जबकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इस कैटेगरी में लीस्ट स्टेबल होते हैं। या मैं ऐसा कह लूँ, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं एटमॉस्फेयर यानी रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल कंडीशन में एग्जिस्ट ही नहीं करते। एग्जाम्पल नंबर 20, यहाँ पे मेरे पास 2 कंपाउंड दिए गए हैं जिनकी हाइड्रोजन की मार्किंग की गई है। अगर मुझे इन दोनों हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करके इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेस को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस कंपाउंड में जब हाइड्रोजन को आप रिमूव करेंगे तो इसका कंजुगेट बेस ये बन जाएगा, और इस कंपाउंड में से हाइड्रोजन को रिमूव करके इसका कंजुगेट बेस ये बन जाएगा। मैं यहाँ पे होप करके चल रहा हूँ आपने इस चैनल का
हक्केल रूल का जो वीडियो अपलोड किया था उसको आपने डिटेल में कंसिडर किया होगा और उसको अच्छे से देखा होगा, या फिर आपको हक्केल रूल की बेसिक नॉलेज है। अगर मैं इन दोनों कंपाउंड में हक्केल रूल को ऑपरेट करूं तो इस कंपाउंड में टोटल जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण अब ये 4n+2 पाई रूल को फॉलो करता है। इसी कारण से ये जो कंपाउंड होगा ये एरोमेटिक नेचर का होगा, यानी एरोमेटिक कैटेगरी का होगा। इसी तरह से अगर इस कंपाउंड की बात करें तो इस कंपाउंड में टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा और इस कारण से अब ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा और ये कंपाउंड बन जाएगा एंटी एरोमेटिक। तो क्वेश्चन ये बना इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। जैसा अभी हमने मेंशन किया, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होते हैं और ये जो कंजुगेट बेस है ये एरोमेटिक नेचर का होने के कारण इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी। तो यहां पे अपने लिख सकते हैं कंजुगेट बेस फ्रॉम ए ज्यादा स्टेबल होगा कंजुगेट बेस फ्रॉम बी। अगर ए का कंजुगेट बेस जो है ज्यादा स्टेबल है तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा जिसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है। तो इन दोनों में से वो कंपाउंड जो ए को रिमूव करेगा वो ज्यादा अच्छा एसिड बन जाएगा। एग्जांपल नंबर 21। इस एग्जांपल में अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें जो ये हाइलाइटेड वाला कार्बन है इस हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर ज्यादा अच्छी क्यों है, यानी क्यों ये कंपाउंड यहां से H पॉजिटिव को रिलीज करता है, तो इसका आंसर भी यही है कि इस कंपाउंड में अगर मैं यहां से H पॉजिटिव को रिलीज करके इसका कंजुगेट बेस बनाऊं तो ये कंजुगेट बेस जो है वो हक्केल रूल के थ्रू स्टेबलाइज होता है, यानी इसमें अब ये नेगेटिव चार्ज कुछ इस तरह से मूव करता है और नेगेटिव चार्ज इस तरह से अगर मूव करेगा तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। इस 5 मेंबर के इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और अगर इसमें यहाँ पे इस हिस्से में मैं हक्केल रूल को ऑपरेट करूं तो इस हिस्से में इसके पास टोटल जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा। इस कारण से ये 4n+2 पाई रूल को फॉलो करेगा और ये कंपाउंड जो है एरोमेटिक नेचर का बन जाएगा। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस कंपाउंड के इस कार्बन से अगर H पॉजिटिव रिलीज होता है तो ये कंपाउंड जो है वो कंजुगेट बेस जो है वो एरोमेटिक बन जाता है, इसीलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। तो गाइज आई होप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा कि किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ को आपस में कंपेयर किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और इन वीडियोस का मटेरियल रिलेवेंट लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।